जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग यूनिट 7 कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे पढ़ेंगे। इनके सारे बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी बिंदुओं को हम लोग सिलसिलेवार से देखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा इंस्पेक्टर मातादीन हरिशंकर परसाई की ये लिखी कहानी है। इंस्पेक्टर मातादीन काफी अच्छी व्यंग्यात्मक कहानी है, इसे आप पढ़ेंगे और उस समय हरिशंकर परसाई ने कैसे अंग्रेजों पे अपनी कहानियों के माध्यम से व्यंग किए हैं, यह चीज आपको पढ़ने सुनने देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग कवि के विषय में जैसे हर बार देखते हैं कि कवि से संबंधित कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है। या कहानी को समझने के लिए सबसे पहले आपको कवि को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कैसे विचारधारा के थे, कब उनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की, उनके कैसे मित्र थे, कैसा वातावरण रहा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में 22 अगस्त 1924 को हुआ था। देखिएगा कई बार अभी जो ट्रेंड चला है वह जन्म भी क्रम में पूछ दिया जाता है, उनको सजाने के लिए दे दिया जाता है। तो जो भी पाठ्यक्रम में हमारे कवि लगे हुए हैं उनका जन्म वर्ष और मृत्यु जरूर याद रखिएगा। तो इनका जन्म कब हुआ है? 22 अगस्त 1924 को। हरिशंकर परसाई का देहावसान अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 अगस्त 1995 को। कब हुआ था? 10 अगस्त 1995 को। हरिशंकर परसाई हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग को एक विधा का दर्जा दिलाया। यानी कि इनसे पहले ये तो व्यंग जो विधा थी वो चली नहीं थी, वह उसको बस ऐसे छिटपुट कहीं रचनाएं हो रही होगी, विशेष रूप से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक विधा के रूप में जैसे एक किसी को मान्यता जैसे प्राप्त हो जाता, हाँ ये विधा यह शाखा अब मान्य है, वैसा इनको कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। हरिशंकर परसाई ने पहली बार उसे दर्जा दिलाया था। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई मध्य प्रदेश में रह के पूरी की। इन्होंने स्नातक की पढ़ाई कहाँ? मध्य प्रदेश में रह करके पूरी की थी। नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। यानी एमए की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से पूरी की थी? तो नागपुर से पूरी की थी। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी की। यानी कि 18 वर्ष के जब ये थे तभी इनका जो है वन विभाग में नौकरी लग गई थी। यानी कि पहला नौकरी इन्होंने कितने वर्ष में किया था? 18 वर्ष में। 1941 से 43 तक जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षण की उपाधि प्राप्त की। यानी कि टीचर ट्रेनिंग जिसको आप कहते हैं, उन्होंने कहा से? तो जबलपुर में कौन सी जगह से? तो स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, वहां से इन्हें शिक्षण की उपाधि प्राप्त की। जबलपुर में सन 1942 में मॉडल हाई स्कूल का अध्यापन कार्य किया। यानी कि 1942 में क्या कहाँ काम किया इन्होंने? मॉडल हाई स्कूल में अध्यापन कार्य किया, यानी वहां पढ़ाया। फिर 1952 में उन्होंने क्या वो मात्र 10 वर्षों तक उन्होंने वहां योगदान दिया। उसका 10 वर्ष के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फिर उन्होंने 1953 से 1957 तक प्राइवेट विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। इन्होंने कई प्राइवेट कॉलेजों में भी जाकर इन्होंने पढ़ाई करवाया था। ठीक है, फिर पुनः इनको वहां भी मन नहीं लगा तो उन्होंने वहां भी नौकरी छोड़ दी। अब फिर उन्होंने 1957 में नौकरी छोड़ स्वतंत्र लेखन कार्य में संलग्न हो गए। यानी कि 1957 के बाद उन्होंने पढ़ना पढ़ाना, कहीं अपना योगदान देना, अपना सहयोग देना, सब चीज छोड़कर उन्होंने स्वतंत्र रूप से काम करने का निर्णय लिया। क्योंकि 1947 में भारत तो आजाद हो गया था, लेकिन भारत आजाद होने के बाद भारत की भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जो विशेष रूप से अभी तंगी में चल रही थी। उन्हें सही दिशा और दशा की जरूरत थी, जिसे उठाने का निर्णय किन्होंने लिया? तो हरिशंकर परसाई ने लिया। और उन्होंने क्या किया? स्वतंत्र रूप से लिखना, यहाँ की दिशा और दशा को एक नया मार्ग दिखाने का कार्य करने लगा। हरिशंकर परसाई जी जबलपुर और रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु, इन्होंने किस अखबार का संपादन किया था? देशबंधु। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया करते हैं। उनके कॉलम का नाम था पूछिए परछाई से। यानी कि बहुत सारे देखे होंगे पहले की पूर्ति की जाती थी, समस्या पूर्ति की जाती थी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल संदेह होता था, कविताएं अधूरी हो जाती थी, तो उनको पूरा करने का कार्य कौन करते थे? तो हरिशंकर परछाई जी पूरा करने का कार्य किया करते थे। और किस नाम से वह उनका देशबंधु पत्रिका में छपता था? तो पूछिए परछाई से, इस नाम से छपता था।
अब इनके कुछ रचनाओं को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि जैसे ये कवि हैं तो इनके रचनाओं से हरिशंकर परशाई का 2-3 रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इनका यूनिट 10 में एक हमारा लगा हुआ है भोले राम का जीव, तो ये काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो इनके 3 उपन्यास की रचनाएं हमें प्राप्त हुई, तो हमने वहां रखा तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, जलवा और जल, जलवा और जल, इनका 3 उपन्यास हमें मिला है। और संस्मरण में एक तिरछी तिरछी रेखाएं इनका हमें प्राप्त हुआ है। कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं 1953, तब की बात और थी, तब की बात वो और थी 1955-56 के आसपास इनका यह प्रकाशन हुआ था। जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, भोले राम का जीव, देख रहे हैं भोले राम का जीव। भोले राम का जीव मुख्य रूप से कहानी संग्रह ही है, लेकिन उसको अन्य गतिविधियों में भी बहुत सारे लोगों ने रख दिया है। तो एक देखिए यहाँ भोले राम का जीव के साथ दो नाक वाले लोग, जैसे उनके दिन फिरे, इन सब चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हंसते हैं रोते हैं 1953 में कहानी संग्रह को गोपाल राय ने प्रथम कहानी संग्रह माना। गोपाल राय ने इसे प्रथम कहानी संग्रह माना है। तब की बात और थी, यह कहानी संग्रह 1956 में सती का बेटा शीर्षक से भी छपा था। यानी कि तब की बात और थी, यह कहानी 1956 में, कब 1956 में, देखते हैं तब की बात और थी, तो यह 55 में छपा था, 56 में इसका किसी और नाम से छपा था। किस नाम से? तो सती के बेटे के नाम से बाद में इसे छपा गया। हरिशंकर परसाई इतने अच्छे कवि और लेखक थे कि इन्हें कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। काफी इन्होंने बेहतर रचनाएं की, साहित्य जगत में काफी योगदान दिया है। हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा के दौर व्यंग रचना पर सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1982 में। किस लिए? तो विकलांग श्रद्धेय की दौर एक इनकी व्यंग्य रचनाएं हैं, इसी रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1982 में। परसाई जी को 1992-93 में शरद जोशी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। सोचिए, किसी को यहाँ एक सम्मान नहीं मिल रहा, इनको सम्मान पे सम्मान दिया जा रहा है। हरिशंकर परसाई जी को 1992-93 शरद जोशी सम्मान भी मिल गया। फिर देखिए, इन्हें मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा इन्हें शिक्षा सम्मान भी प्रदान किया गया। मतलब समझिए कि हरिशंकर परसाई साहित्य जगत के कितने नामी कवि थे कि इन्हें उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा शिक्षा सम्मान भी दिया गया। इनकी कुछ लघु कथाएं रचनाएं भी जो मुझे लगा कि एक बार देख लेना चाहिए, जो परीक्षा में अभी तक तो खैर पूछा नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि अभी के समय में एनटीए है, एनटीए नेट का आप तैयारी कर रहे होंगे, कोई पीजीटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की, या स्लैट की, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की आप कहीं तैयारी करेंगे, जैसे अभी जेट का हुआ, फिर बेट होने वाला है, एमपी में हुआ, असम में, बहुत जगह होते रहता, तो वहां से भी ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं। इसलिए इन सबों को भी आप एक बार ध्यान में रखिएगा। चंदे का डर, अपना पराया, देखिए अपना पराया कभी कभी पूछ दिया जाता है। दानी, रसोई घर, पाखान, सुधार, समझौता, यस्सर, अश्लील, ये सब इनकी लघु कथाएं थे। कुछ इन्होंने बाल कहानियां भी लिखी है, जैसे चूहा और मैं। अगर बाल कहानी से संबंधित मनोविज्ञानी को आपको समझना है, जैसे प्रेमचंद का एक ईदगाह है, वो बाल मनोविज्ञान पे आधारित कहानी है, आप उसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। वो हम पढ़ेंगे भी, हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ भी है। तो हरिशंकर परसाई का भी एक बाल कहानी है, चूहे और मैं। अब इनका कुछ व्यंग काव्य संग्रह है, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे पगडंडियों का जमाना 1966, सदाचार का ताबीज 1967, उल्टी सीधी 1968, जैसे उनके दिन फिरे 1968, निठल्ले की डायरी 1968, बोलती रेखाएं 1969, शिकायत मुझे भी है 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972 और तिरछी रेखाएं 1972। इनकी कुछ व्यंग्यात्मक कहानी संग्रह है, उसे हम लोग देखें। कुछ और भी हैं,
जैसे वैष्णव की फिसलन 1976, विकलांग सरधय का दौड़ 1980। इसी पे उन्हें जो है 1980 में यह इनके प्रकाशन हुआ था और 1982 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तुलसी चंदन घिसे, देखिए कई बार पूछा जाता है यह 1980। भूत के पांव पीछे, देख भैया भूत के पांव पीछे होते हैं, ये बात आपको पता है, और हरिशंकर परसाई जी कह भी रहे हैं, तो आप भी मान लीजिए भूत के पांव क्या होता है, उल्टा होता है, पीछे होता है। बेईमानी की परत, अगर आप बेईमानी की परत में आप हैं तो आपको भूत का पांव पीछे दिखेगा। सुनो भाई साधो, देखिए काफी मतलब महत्वपूर्ण है, सुनो भाई साधो कई बार पूछा गया 1983। कहत कबीर 1987, पाखंड का अध्यात्म 1998, आवारा भीड़ के खतरे। इनमें दो तीन रचनाएं काफी बार पूछा गया है, तो इनको आप ध्यान में रखिए कि यहाँ से भी पूछा आपसे जा सकता है। जैसे तुलसी चंदन घिसे, देखिएगा हर तीसरे दूसरे साल पूछ दिया जाता है। तो सुनो भाई साधो कई बार देखिए दूसरे तीसरे बार पूछ दिया जाता है। तो इन सब चीजों का थोड़ा, कहत कबीर यह भी कई बार पूछ दिया गया है, इन तीनों को तो कई बार पूछा गया है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह आपके हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका कुछ अन्य भी काव्य संग्रह है जो कई बार देखने सुनने को मिल जाता है, तो हमने भी उसे यहाँ रखने का प्रयास किया है। तब की बात और थी, माटी कहे कुम्हार से, यह माटी कहे कुम्हार से कई बार पूछ दिया गया। शिकायत मुझे भी है, क्योंकि माटी जब कह रहा है कुम्हार से तो शिकायत मुझे भी करने का मौका दिया जाए, इसलिए शिकायत मुझे भी है। और अंत में, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, हम एक उम्र से वाकिफ हैं भाई। प्रेमचंद के फटे जूते, देखिए यह कई बार पूछा जाता, प्रेमचंद के फटे जूते काफी बार पूछा भी गया, इसको ध्यान में रखिएगा। काग भगोड़ा, एक है काग भगोड़ा, ऐसा भी सोचा जाता है, मतलब हमको नहीं पता था कि ऐसा भी सोचा जाता, और ऐसा भी सोचा जाता इन्होंने एक रचनाएं कर दी, कौन, हरिशंकर परसाई ने। तो इन सबको आप याद रखिएगा। कुछ हास्य व्यंग्य रचनाएं जो हास्यास्पद है, हास्य शैली में लिखा गया, पढ़ने के बाद काफी आनंदमय और हंसी आपको आएगी। दो नाक वाले लोग हैं उसमें, आध्यात्मिक पागलों का मिशन। वह जो आदमी है ना, पुलिस मंत्री का पुतला, नया साल, घायल बसंत, ग्रीटिंग कार्ड और राशन कार्ड, संस्कृति, शर्म की बात है, शर्म की बात पर ताली पीटना, बदचलन, एक अशुद्ध बेवकूफ, भगत की गत, भारत को चाहिए जादूगर और साधु, मुंडन इत्यादि इनके कुछ हास्यास्पद व्यंग्यात्मक रचनाएं उसे हम लोगों ने देखा। अब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कहानियों की भी रचनाएं की जो हमारे आपके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा, एक है रानी नागफनी की कहानी, फंतासी रचित लघु उपन्यास भी से माना जाता है, काफी महत्वपूर्ण, यह कई बार पूछा गया है। तर की खोज, एक फिल्म कथा, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, वे दोनों, पड़ोसी के बच्चे, पैसे का खेल, किताब का पन्ना, मैं नर्क से बोल रहा हूं, भैया और कहीं नहीं बोलने का जगह मिला तो ये नर्क से बोल रहे हैं। तीन सयाने, जिंदगी और मौत, भैया नर्क से बोलोगे तो जिंदगी और मौत में तो लड़ोगे ही ना, तो जिंदगी और मौत, इनकी कुछ ये सब महत्वपूर्ण कहानियां हैं। गांधी जी का ओवरकोट, गांधी जी का ओवरकोट, राम जी काका। अब देखिए, अब हम लोग कहानी पे चलते हैं, तो पहले हम लोग कुछ कहानी के पात्रों को देखेंगे, फिर हम लोग कहानी को थोड़ा संक्षेप रूप में समझेंगे, फिर हम लोग कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो देख लीजिएगा पात्र कौन कौन, देखिए हम पात्रों को मुख्य मुख्य यहाँ पात्र रखें, गौण पात्रों को आप लोग कहानी पढ़ने के दौरान देखते चलिएगा। पात्र लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा पात्र, यहाँ सभी पात्रों को रखना उचित नहीं समझते, कुछ पात्रों को आप बस दिमाग में रखिए, क्योंकि वहां से प्रश्न कभी कभार पूछ जाते हैं। और अब देखिएगा पात्रों से संबंधित कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। पहला, पात्र का कद काठी जरूर याद रखिएगा, कद काठी कैसा था, लंबा चौड़ा, नाक टेढ़ा, कान टेढ़ा, बहरा, आहार, कानर, कैसा था, सब कुछ भी एनडीए पूछता है भाई, तो उसको आप याद रखिएगा। दूसरा, एक पात्र से, यानी पात्र एक, पात्र दो का संबंध कैसा है, प्रेम का है, प्यार का है, भाई का है, बहन का है, मामा, चाचा, नाना, काका, दादा, भाई, चाचा, बेटा, भतीजा, क्या रिश्ता, यह भी पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा, पात्र की विशेषता, पात्र की
विशेषता या उनको कोई पद मिला हो, वह कहाँ का रहने वाला था, उनकी विचार कैसा था, इन सभी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्रश्न वहां से पूछता। और ये सब चीजें सिर्फ कहानियों में नहीं, हम जब नाटक पढ़ेंगे तब भी इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जब आप कहानी पढ़ रहे हैं तब भी ध्यान रख रहे हैं, जब आप उपन्यास पढ़ेंगे तब, जब अन्य गतिविधियां पढ़ेंगे तब भी उनको आप ध्यान में रखिएगा। तो हर एक चीज को आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। सीनियर पुलिस वाला इंस्पेक्टर माता दिन, जो एमडी साहब भी हैं, भारत सरकार एक पात्र हैं, आईजी पुलिस मंत्री हैं, कोतवाल वाला भी एक पात्र है, हवलदार बलभद्र है, हवलदार राम सजीवन है, और एक गफूर है। यह सब मुख्य पात्र हैं। गौण पात्रों को तो हमने आपको कहा कि कहानी पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर कहानी फंतासी में रचित एक व्यंग्यपूर्ण कथा है। श्रेय हरिशक, इसको शायद हम गलती से टाइप कर दिए हैं, इसको आप हटा दीजिएगा। तो यह फंतासी में रचित एक व्यंग्यपूर्ण कथा, ठीक है। कहानी पुलिस तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, झूठी गवाही, गवाहों का तोड़जोड़, एक सेकंड, गवाहों का तोड़जोड़, एफआईआर बदलना आदि की चर्चा व्यंग्यात्मक रूप में किया। यानी आज के समय में जो देखेंगे कि थाना में जैसे दरोगा या डीएसपी या पैसा खाता तो वो क्या करता है, झूठी भ्रष्टाचार, मतलब भ्रष्टाचार है ही, वह अगर किसी केस को दबाना है, केस झूठा है तो झूठी गवाही भी वो दिलवाएगा। गवाही दिलाने के लिए कोई अच्छा आदमी तो देगा नहीं, कोई क्रिमिनल ही होगा, कहेगा नहीं दोगे तो तुमको फंसा देंगे, फिर से तुम्हारा केस रीओपन करेंगे। तो गवाहों का तोड़जोड़। एफआईआर जब भी लिखता है देखिएगा, ये अगर एफआईआर कॉपी है तो ऊपर ही एफआईआर लिखेगा, यहीं एफआईआर लिखा, इधर छोड़ देगा। अरे लास्ट में जब पैसा दे देगा, इसको मान लीजिए कुछ 10-20 हज़ार 50,000 जैसा केस रहेगा वैसा, तो रहेगा। फिर लेकिन हुआ ऐसा था कि ये कहना उस पक्ष का था, लेकिन वास्तविक घटना ये है कि जो आदमी पे इतने मूल्य लगा, क्या कर सकते हैं उसको, जितना उस पर दोष लगाया जा रहा है वो सब बेबुनियाद है, क्योंकि वो यहाँ था ही नहीं। ले किसको पलट दिया पूरा, नहीं तो फिर इतना ही लिख के कोर्ट में सबमिट कर देगा। तो क्या होता है, एफआईआर बदलना, इसी को कहते हैं। आदि की चर्चा व्यंग्यात्मक रूप में है। कहानी का मुख्य नायक सीनियर इंस्पेक्टर माता दीन है, जो डिपार्टमेंट में एमडी साहब की हैसियत से हैं। कहानी में मकान, खटला दोनों शब्द पत्नी के लिए आया है। यह कई बार पूछ देता है कि यह शब्द का अर्थ क्या कहानी में लिया गया, तो मकान और खटला पत्नी के लिए यह शब्द लिया गया है। कहानी में चांद पर सिपाही को 500, हवलदार को 700 और थानेदार को 1000 रुपए तनख्वाह है। यानी चांद पे जो है शासन व्यवस्था जो है, वहां जो है सिपाहियों को 500 दिया जाता है, हवलदार को 700 दिया जाता है। 500 हवलदार को दिया जाता है, 700 थानेदार को। सिपाही को 500, हवलदार को 700, थानेदार को 1000 तनख्वाह सबके। जबकि धरती पर जो सिपाही हैं उनको 100 और इंस्पेक्टर को 200 का तनख्वाह दिया जाता है। अब देखिएगा, कुछ इस कहानी को पढ़ने के बाद रामचंद्र तिवारी कुछ बात कहते हैं जो हमें लगा कि महत्वपूर्ण है, तो हमने उसे यहाँ रखने का प्रयास किया। वो कहते हैं, परसाई तो व्यंग्यात्मक लघु कथा लेखन में बेजोड़ है। वे जीवन के किसी संदर्भ को लेकर व्यंग्य कथा के माध्यम से सच्चाई को उधेड़ कर ऊपर कर देते हैं। परंपरागत लोक कथा शैली में भी वह व्यंग्य कथा लिखने में माहिर है। ये कौन कह रहे हैं, रामचंद्र तिवारी। आपसे कभी कथन पूछा जा सकता है तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग कहानी को थोड़ा समझते हैं। कहानी पे जो इंस्पेक्टर माता दिन है, वह अब यहाँ के भ्रष्ट व्यवस्था तो समझ ही रहे हैं, उस भ्रष्ट व्यवस्था का एक हिस्सा है। तो चांद पे और भ्रष्ट व्यवस्था के कारण अब एक कोई हाफ मर्डर किया तो उस पर फुल मर्डर चार्ज करके पैसा वसूला जाता है। डर के मारे साला वो हाफो मर्डर नहीं करना चाहता है। कहीं एक थप्पड़ मारा तो उस पर क्या कर दिया कि भैया तुम हाफ मर्डर किए, मैंने वो थप्पड़ नहीं मारा, उस पर हाफ मर्डर केस लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में वो लड़ाई झगड़े से भी डरता। तो कहता आपके यहाँ इतनी अच्छी शासन व्यवस्था कैसे है भैया। वो इस चीज को नहीं देख रहा है कि वो एक कांड करेगा उसको 4 केस लगा दिया जाएगा, इसलिए वो डर के मारे कांडे नहीं करता। तो ये चीज देख करके चांद वाले सब बहुत प्रभावित हुए
अब प्रभावित हुए तो वह कहे कि ऐसा करिए कि आप आ जाइए हमारे यहाँ चांद पे, और हमारी शासन व्यवस्था का कुछ दिन आप ठीक ठाक करिए, थोड़ा ध्यान रखिए, अपने जैसा राम प्रशासन, क्या बोलते हैं, राम जी जैसा प्रशासन आप हमारे यहाँ भी बना दीजिए। तो कहा ठीक है भैया। तो बोला किसी एसपी को भेज दिया जाए भाई, कि भाई चांद पे, समझ रहे, एक दूसरी दुनिया से बुलाया जाए तो कम से कम एसपी को भेजा जाए। बोला नहीं, एसपी नहीं, कुछ से कुछ नीचे रैंक को भेजा जाए, इतना पे भेजेंगे तो बहुत तरह का सवाल जवाब हो जाएगा। तो कहा किसको, तो अंततः निर्धारित हुआ इंस्पेक्टर माता दिन, मतलब सशक्त वरिष्ठ और मतलब क्या मजबूत व्यक्ति को भेजा जाए। तो किसको भेजा जाए भाई, तो निर्धारित हुआ इंस्पेक्टर माता दिन को भेजा जाए। जब माता दिन गए तो पहला ही दिन उन्होंने शुरू कर दिया। जब जाने लगे तो आकाश मार्ग से जाना था, क्योंकि रास्ते वास्ते तो बने हैं नहीं, आकाश मार्ग से ही चांद पे जाना रहता है, आज भी हम लोग आकाश मार्ग से ही जाते हैं। तो वह जब लेने के लिए आकाश मार्ग से वाहन आया उनका, तो उसी समय जब जाने लगे तो एक हवलदार उधर से आते हैं, राम सजीवन जो भी नाम है उनका, कि एसपी साहब कहे हैं कि एड़ी चमकाने वाला पत्थर लेते ही। बोला ठीक है, फिर वाहन पे बैठा। बैठते ही ड्राइवर को कहा लाइसेंस वाइसेंस है ना तुम्हारे पास भाई, कागज कागज सब ओके है ना, नहीं तो फिर चालान काट देंगे। तो बोला हाँ भैया सब ओके है। तो बोला ठीक है चलो। जब चलने लगा तो रास्ते में ट्रैफिक, आकाश मार्ग में क्या ट्रैफिक रहता है, तो पूर्व निर्धारित रहता है, रोड थोड़ी है जो उधर से भी गाड़ी आ रहा है इधर से भी आ रहा है। आकाश मार्ग से चला तो कहता हॉर्न काहे नहीं बजा रहा है, तो कह रहा हॉर्न यहाँ बजाने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक नहीं लगता है, जाम वाम नहीं। बोलता है रूल इज रूल, नहीं तो अब ये चालान काट देंगे तुम्हारा, हॉर्न बजाते चलो। बेचारा वो पूरा आकाश में हुई 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 हॉर्न बजाते चला। और जब वहां पहुंचा, लैंड किया, वहां पहुंचा तो देखा कि भ्रष्टाचार यहाँ बिल्कुल नहीं है, इसलिए लोग जो है शांति से सैलरी ले रहे हैं और चुपचाप कोढ़िया वाला काम कर रहे हैं, जो सरकारी विभाग में आजकल हुआ करता है। तो बोला क्या ऑप्शन है, बोला एक काम करिए सबका तनख्वाह घटाइए। अब तनख्वाह घटाइएगा, तनख्वाह घटाने से जो जिस रईसी में स्टैंडर्ड में रह रहा वो तो रहेगा ही, तो मेंटेन करने के लिए वो एक्स्ट्रा इनकम खोजेगा, एक्स्ट्रा इनकम खोजेगा तो क्राइम खोजेगा, लोग एक्टिव हो जाएंगे, कहाँ से 2 रुपया आए। तो वही क्या, तनख्वाह घटवाया गया। और वहां जाकर के तनख्वाह घटवाने के बाद फिर वो पुलिस था, वहां जाकर के पुलिस स्टेशन में हनुमान जी का मूर्ति स्थापित किया गया। मूर्ति स्थापित करने के बाद फिर एक मर्डर हो रहा था, तो उसको बेचारा बचा के हॉस्पिटल लेके गया। तो बोला एविडेंस खोजो, तो एविडेंस जो बचा के आया था उसके कपड़े में लगा था, बोला मिल गया, पक्का एविडेंस है भैया, केस ठोको इसके ऊपर। केस ठोका, उसको फंसाए कैसे, तो गवाही कैसे, तो गवाही देने के लिए पुराने जिस पे केस चले थे उनको पकड़ के लाया, बोला कि तुम लोग गवाही दो, नहीं तो फिर तुम लोग को जेल भेज देंगे। तो वो लोगों ने भी गवाही दिया। गवाही देने के बाद फिर क्या हुआ कि जो व्यक्ति निर्दोष था उसे सजा हो गया। अब बोला कि कोई पूछे तो कहना ऊपर, ऊपर का एसपी, एसपी से एसएसपी, एसएसपी से बोला डीआईजी, डीआईजी से बोला आईजी, आईजी, आईजी से एडीजीपी, एडीजीपी से डीजीपी, डीजीपी का कह देगा कि हमको मंत्री जी कहे थे, मंत्री जी कहेगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी कह देंगे ऊपर से आदेश है भगवान पे। अब भगवान जी से पूछने के लिए फिर इसको ऊपर जाएगा तो फिर कभी वहां से लौट के नहीं आएगा। यही बातें हो रही थी। और फिर इसी तरह जो है जब देखा कि लोग मरने वालों को बचा नहीं रहा, क्योंकि निर्दोषों को फंसाया जा रहा था, लास्ट में माता दिन को भेज दिया जाता है। और भेजने के बहुत दिन बाद खुलासा हुआ कि उसे नीचे क्यों भेजा गया था वापस। तो चलिए अब हम लोग कहानी पे चलते हैं। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हरिशंकर परसाई का यह लिखा हुआ कहानी है। पहला पंक्ति, हर कहानी का पहला और अंतिम पंक्ति अब जरूर याद रखिएगा। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, लेकिन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माता दिन डिपार्टमेंट में एमडी साहब हैं, कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है, वहां क्या हमारे जैसे ही मनुष्य की आबादी है। विज्ञान ने हमारा विज्ञान ने हमसे इंस्पेक्टर माता दिन से विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर माता दिन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलाजिम की उंगलियों के नहीं है, पर माता दिन उसे सजा दिला देते हैं। माता दिन कहते हैं कि ये वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, उन्होंने चांद का उजाला हिस्सा देखा और कह दिया वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख आया हूं, वहां मनुष्य जाति है।
यह बात सही है क्योंकि अंधेरा पक्ष माता दिन माहिर मानते हैं। क्या कहते हैं? अंधेरा पक्ष के माता दिन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर, देखिएगा जितने ये हाईलाइटेड किया हुआ है ना, वो बिंदु मेरे दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण लगा इसलिए हमने कर दिया। उन सभी बिंदुओं का आप ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पूछा जाएगा पूछा जाएगा इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर क्यों गए थे? टूरिस्ट के हैसियत से, या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। वह किस लिए गए थे? तो भारत के सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए वो गए हुए थे। पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है कि वहां अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलाने का अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहाँ रामराज है, जिसका भी हम चर्चा कर रहे थे। सुना है आपके यहाँ क्या है? रामराज है। मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेजें जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा कि किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी को नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। तो सबसे पहले किसे भेजने के बाद गृह सचिव ने कहा कि आईजी को भेज दो, तो सबसे पहले किसे भेजने का प्रस्ताव हुआ? आईजी को। सचिव ने कहा नहीं सर, आईजी को नहीं भेज सकते, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा एक क्षुद्र उपग्रह है। चांद हमारा क्या है? एक क्षुद्र उपग्रह है। आईजी के रैंक का आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तय किया गया कि हजारों मामलों का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीनियर इंस्पेक्टर माता दिन को भेजा जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप माता दिन को लेने पृथ्वी यान भेज दीजिए। तो कौन सा यान भेजा गया था? कौन सा गाड़ी भेजा गया था? पृथ्वी यान भेजा गया था। हाँ, पुलिस को पृथ्वी यान को भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत के हैसियत से जा रहे हो। तो किस हैसियत से उसे चांद पे भेजा गया था? दूत के हैसियत से भेजा गया। ठीक है, दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम अर्थात प्रधानमंत्री को भी सुनाई पड़ जाए। माता दिन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पे उतरा। माता दिन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रिविशी नगर कौज सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। देखिएगा, यह पंक्ति याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। इंपॉर्टेंट है। यान के पास पहुंचकर माता दी ने मुंशी अब्दुल्ला गफूर को पुकारा। किसको पुकारा? आपसे पूछा जाएगा कि यान के पास पहुंचकर सबसे पहले माता दी ने किसे पुकारा? तो मुंशी अब्दुल्ला गफूर को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट किया, यानी स्ट्रेट होकर, जैसे सावधान की अवस्था में होता है उस अवस्था में आकर के, जी पैक्टसा, जी पैक्टसा। और रोजाना मचे का नमूना, जी पैक्टस। वे यान पे बैठने लगे। हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, यानी कि हवलदार बलभद्र को बुलाकर कहा, हमारे घर में जचकी का बेखत अपने खटला को मदद के लिए भेज देना। खटला अर्थात पत्नी। जचकी मतलब क्या होता है? कि बच्चा होने वाला है, यानी कि प्रेगनेंसी का जब समय पूरा हो जाता है, तो जब बच्चा होने के समय आता है उसको जचकी कहते हैं। ठीक है, तो जचकी के बखत अपने खटला अर्थात पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, जी पैक्टसा। पैक्टसा मतलब जय हिंद। जी सर हम लोग कहते हैं, तो वहां पैक्टसा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। गफूर ने कहा, आप बेफिक्र रहें पैक्टसा, मैं अपने मकान अर्थात पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए। माता दिन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी हाँ साहब। और गाड़ी बत्ती ठीक है? जी ठीक है। माता दिन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरमजादे का बीच अंतरिक्ष में ही चालान कर दूंगा।
चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ आदमी से इस तरह नहीं बोलते। माता दिन ने कहा था, माता दिन कहते हैं, जानता हूं बे, तुम्हारे पुलिस कमजोर है, अभी मैं उसे ठीक करता हूं। माता दिन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। बोला, टकटसा, एसपी साहब के घर से कहे हैं कि एसपी साहब के घर से मैं से कहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लेते आना। यानी कि राम सजीवन हवलदार है, वही कहते हैं कि एड़ी चमकाने वाला पत्थर लेते आइएगा, एसपी साहब ने मांगा है। माता दिन खुश हुए, बोले, कह देना बाई साहब से, जरूर लेते आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि माता दिन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता है? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील कहीं कुछ नहीं है। माता दिन ने डांटा, मगर रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लिया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी माता दिन के स्वागत के लिए खड़े थे। माता दिन रॉब से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे थे। यानी कि चांद पे जो भी इंस्पेक्टर या फिर जो भी वहां पुलिस डिपार्टमेंट होगा तो उन लोग के यहाँ स्टार वगैरह नहीं होता था, फीता भी नहीं होता था। इस बात को याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। लिहाजे माता दिन ने एड़ी मिलाकर और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर के हैसियत से नहीं, सलाहकार के हैसियत से आया हूँ। उसे वहां दूत के हैसियत से भेजा गया था, लेकिन वह क्या किस हैसियत से सोच रहे हैं खुद को? तो एक सलाहकार के हैसियत से सोच रहे हैं। माता दिन को वे लोग लाइन में ले गए और अच्छे बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दिन ने काम शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहजा किया, यानी कि सर्वेक्षण किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है, हमारे यहाँ रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी है। तो सब देखिएगा, यह एक बार प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने वहां जाने के बाद कौन कौन सा काम क्रम से किया है, उसे क्रम से सजाने के लिए दे दिया गया था। तो उन्होंने पहले कहा क्या, हनुमान जी का मंदिर वहां बनवाने का काम किया। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे, हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान जी का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान सुग्रीव के यहाँ स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एबडक्शन का मामला था दफा 362। दफा 362, इस बात को याद, एबडक्शन का मामला था दफा 362, इस बात को याद रखिएगा। हनुमान जी ने रावण को सजा वहीं दे दी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़े और वहीं सजा दे दे, अदालत जाने की झंझट नहीं। मगर यह सिस्टम अभी हमारे रामराज्य में चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम बहुत खुश हुए। वे उन्हें अयोध्या ले आए और टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। उन्हें किस ड्यूटी में? तो टाउन ड्यूटी में तैनात कर दिया। वही हनुमान हमारे आराध्य देव है। वही हनुमान क्या है? हमारे आराध्य देव है। मैं उनकी फोटो लेते आया हूं, उस पर से मूर्तियां बनवाइए और हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिन में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दिन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर बताओ। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए। कारण पकड़ में आ गया। कारण क्या हुआ? पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं, इसलिए सिपाही को 500, थानेदार को 1000। ये क्या मजाक है? आखिर पुलिस अपराधी को क्यों पकड़े?
देखिएगा किसकी कितनी तनख्वाह थी उस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि जितना हाईलाइटेड बिंदु है उसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आखिर पुलिस अपराध क्यों पकड़े? हमारे यहाँ पुलिस सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 दिया जाता है। तो 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं, आप तनख्वाह फौरन घटाइए। उन्होंने पहला तो हनुमान जी को स्थापित किया, दूसरा तनख्वाह घटाने का काम उन्होंने किया। इस बात को याद रखिए, किसका कितना तनख्वाह था इसको याद रखिएगा। पुलिस मंत्री ने कहा मगर यह तो अन्याय होगा, अच्छी वेतन नहीं मिलेगा तो वे काम क्यों करेंगे? माता दिन ने कहा इसमें कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे तो पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी और 2-3 महीने में सचमुच फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी, अपराधों की दुनिया में गड़बड़ाहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुना अधिक केस रजिस्टर्ड हुए थे। उन्होंने माता दिन से कहा, मैं आपकी सूझ की तारीफ करता हूं, आपने क्रांति कर दी। पर यह हुआ किस तरह? माता दिन ने समझाया, बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही के बच्चे को नहीं पाल सकता। 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट से नहीं मेंटेन कर सकता। उसे ऊपरी आमदनी करनी ही पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तभी होगा जब वह अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वह अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। वह हमारे रामराज्य के स्वच्छ और समक्ष प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दिन को देखने आने लगे कि वह आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके 100 क्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते, गुरु आप इधर न पधारते तो हम सभी कोरी तनख्वाह से ही गुजर करते रहते। सरकार भी खुश थी और मुनाफे की बजट बनाने वाला था। आधी समस्या हल हो गई। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी, अब मामले की जांच विधि में सुधार कर रहे था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा दिलाना इंस्पेक्टर इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर बताएं। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दिन कोतवाल में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूं, आप लोग सीखिए। यह कत्ल का केस है। पहला केस उनका कौन था? तो पहला केस उनका कत्ल का केस था। हाईलाइटेड बिंदु को नोट करते चलिएगा। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। यहाँ सबके यहाँ पहले एविडेंस इकट्ठा किया जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो रहा है। पहले कातिल पकड़ा तब एविडेंस जमा कर रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग? समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इसलिए इसको व्यंग्यात्मक कहानी कहा गया है। माता दिन ने कहा, नहीं, उल्टा मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़े पर या और कहीं? इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, हम यहाँ मारने वाले तो भाग गए थे, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, एक भला आदमी वहां रहता है, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़े पर खून के दाग लग गए हैं। माता दिन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दिन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां तक जाओगे? जो एविडेंस मिल रहा उसे तो कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलावा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया था, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई। माता दिन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुकता थे कि अब माता दिन क्या तर्क निकालते हैं। माता दिन ने उनसे कहा, पर तुम झगड़ने की जगह गए क्यों हो?
उसने जवाब दिया, मैं झगड़ने की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर माता दीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुकता से देख रहा था। माता दीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं गया, मेरा वहां मकान है। माता दीन उसे जवाब देते, सो ठीक है, पर झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो यह पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा, कोई कातिल है, किसी को सजा होना है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी, मरने वाले को होती है या बेकसूर को, यह आपके सोचने की बात नहीं है। मनुष्य मनुष्य सब बराबर है। इंपॉर्टेंट पंक्ति, मनुष्य मनुष्य सब बराबर है, सब में उसी परमात्मा का अंश है। हम भेदभाव नहीं करते, यह पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल है, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए? इसका निर्णय इन बातों से होगा। क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? दूसरा, क्या उसे सजा दिलाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? माता दीन को बताया गया कि वह आदमी भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो विरोध करता है। यहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है कि वह वर्तमान सरकार के विरोधी राजनीति वाला है। वह जो व्यक्ति है जो उठा के लाया होगा, जो अपोजिशन लीडर था, वह उनका सदस्य है। माता दीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर हमारे गले यह बात नहीं उतरती है कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो, मैं समझ चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है। सजा इसे हो या कातिल को फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा, है ना? फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर। माता दीन जी ने एफआईआर भरवा दी। बखत जरूरत के लिए जगह खाली छुड़वा दी। हमने आपको कहा ना कि जब ये एफआईआर होता है तो इतना में ही एफआईआर लिखा जाता है, इतना खाली जगह छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां वो लिखता है जब उसे ये वाला पार्टी, ऊपर वाला पार्टी जिस पे एफआईआर वो पैसा देता है, तो इस वाले पार्टी के प्रति यहाँ सफाई तो दिया जाएगा ना कि लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा मानना है उस वाले विचारधारा वालों का, ऐसा करके, या वह ऐसा कह रहे थे। तो वही बखत जरूरत के लिए खाली जगह छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। तमाम भले आदमी आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसा रहे हो। ऐसे तो चंद्रलोक में कभी नहीं हुआ। बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हैं। माता दीन ने कोतवाल से कहा, घबराओ मत, शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब है। अब आपके पास जो आए उनसे कह दो, हम जानते हैं वह निर्दोष है, पर हम क्या करें? यह सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। इसको भी आप क्रम में याद रखिए, कब किसके पास जाएगा। तब तो वो एसपी के पास जाएंगे। माता दीन बोले, एसपी से भी कह दे कि ऊपर से हो रहा, तब वे आईजी के पास शिकायत करेंगे। आईजी भी कह दे कि वो ऊपर से हो रहा है, तब वे पुलिस मंत्री के पास जाएंगे। पुलिस मंत्री कहेंगे, भैया मैं क्या करूं, यह ऊपर से हो रहा है, तो वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री कहे तो मैं जानता हूं वह निर्दोष है, पर वह ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे? माता दीन ने कहा, तब क्या? तब वे किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना, मगर भगवान से पूछकर कौन लौट सका है आज तक? कोतवाल चुप रहा। इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था।
माता दिन ने कहा, एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है, हमारे देश में 25 सालों से सरकारों को बचा रहा है, तुम इसे सीख लो। सही बात है। अभी कुछ कहिएगा, कोई थाना वाले को पैसा लेना हो, पैसा वसूलना हो, नॉर्मल, ऊपर तो छोड़ ही दीजिए, तो वो क्या कहेगा, ऊपर से आदेश है। आप छोटा मोटा केस में फंसा के ऊपर आप डीएसपी पर जाइए, कहे तो एसपी का आदेश है, एसपी कहेगा आईजी का आदेश, आईजी कहेगा डीजीपी का आदेश, डीजीपी पर जाइए मंत्री, मंत्री कहेगा हम क्या करें भैया, प्रधानमंत्री का आदेश है। तो यही चीजें हो जाता। अब प्रधानमंत्री पास कौन जा सका आज तक। केस की तैयारी होने लगी। माता दिन ने कहा, आप 4-6 चश्मदीद गवाह को लाओ। कोतवाल चश्मदीद गवाह कहां से और कैसे लाए। जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कैसे कोई होगा। माता दिन ने फिर ठोक लिया, कहा, किन बेवकूफों के बीच फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो एबीसीडी भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, जस्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? जस्मदीद गवाह वह नहीं जो देखा, बल्कि वह जो कहे कि मैंने देखा है। देखिए बहुत बड़ी बात है। जस्मदीद गवाह वह नहीं है जिन्होंने देखा है, बल्कि वह है जिन्होंने जो कहे कि हमने देखा है, जो कहे, देखा नहीं हो बल्कि कहे। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई कहेगा? माता दिन ने कहा, कहेगा? समझ में नहीं आता, कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो? अरे जस्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हो उन्हें जस्मदीद बना दिया जाए। हमारे यहाँ ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के जस्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती है कि उस आदमी में कोई देवी शक्ति है, जिससे जान लेते हैं कि अमुक जगह वारदात होने वाली है और वहां पहले ही पहुंच जाता। मैं तुम्हें जस्मदीद गवाह बनाकर देता हूं। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी, मारपीट, गुंडागिर्दी करते हैं, जुआ खेलते हो या शराब उतारते हो। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दिन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सुना सुना लग रहा था। माता दिन का प्रेम उमड़ पड़ा। उसने कहा, तुम लोग उस दिन आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे लोग बोले, नहीं देखा था साहब, हम वहां थे ही नहीं। माता दिन जानते थे और यह पहले मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे यह मैंने माना, पर लाठी मारते देखा तो था। उन लोगों को लगा कि यह पागल आदमी है, तभी ऐसी उटपटांग बात करते। वे हंसने लगे। माता दिन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। वे लोग, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा? माता दिन ने गुर्रा कर देखा, कहा, कैसे देखा? सो बताता हूं, तुम लोग जो काम करते हो सब इधर दर्ज है। हर एक को कम से कम 10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे भी करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? तो फिर वो क्या कहते हैं? वे घबरा कर बोले, साहब हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दिन ने कहा, ठीक, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? वे लोग बोले, देखा साहब, वो आदमी घर से निकला और लाठी मारना शुरू किया तो वह बेचारा बेहोश होकर सड़क पर पड़ गया। माता दिन ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसे वारदातें देखोगे? वे बोले, साहब जो आप कहोगे सो देखेंगे। देख रहे कैसे व्यंग्यात्मक चीज है। कोतवाल इस चमत्कार में थोड़ी देर को बेहोश हो गया। होश में आया तो माता दिन के चरणों पर गिर पड़ा। माता दिन ने कहा, हटो, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इस श्रीमान के चरणों में पड़ा रहना चाहता हूं। माता दिन ने आगे की सारी कार्य प्रणाली तय कर दी। एफआईआर बदलना, बीच में पन्ने डालना, रोज नामचा बदलना, गवाहों को तोड़ना, सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने साल की सजा हुई उस आदमी को? 20 साल की सजा हुई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनाने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा था। चांद की संसद ने एक धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया।
एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिवादन किया गया। वे फूलों से लदे खुली जीप पर बैठे, आसपास जय जयकार करते हजारों लोग वे हाथ जोड़कर अपने गृह मंत्री के स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा अटपटा लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त, यानी इंस्पेक्टर माता दिन कितने साल पहले पुलिस में भर्ती हुए थे? तो 26 साल पहले होते वक्त किसी ने सोचा था कि एक दिन वे दूसरे लोक में अपना ऐसा अभिवादन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए एक कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत की पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे बैठे यह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमारी बाप का इलाज नहीं कराता, कोई बीमारी बीमार बाप का इलाज नहीं कराता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता। आदमी जानवर से बदतर हो गए हैं। सरकार फौरन इस्तीफा दें। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। माता दिन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रात से सोए नहीं है। रुआसे होकर मंत्री ने कहा, माता दिन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दिन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, हो सके तो डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दिन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हम पैसे नहीं काम प्यारा है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। यह भी पंक्ति थोड़ा सा याद रखिएगा, हमें पैसा नहीं काम प्यारा, यह भी पंक्ति आपसे पूछा जा सकता है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दिन को वापस लौटने के लिए अपने आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्हें एसपी साहब के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गया। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दिन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था? एक दिन वह पत्र खुला, उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला लें। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दिन ने हमारे पुलिस वालों को जैसा कर दिया है, उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी को पास नहीं जाता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वह डरता है बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप नहीं लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं पर कोई बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, कोई उन्हें नहीं बचाता, इस डर से कि उस बच्चे को डुबाने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दी जी ने हमारे आदि संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन राम राज्य बुला लिया जाए, उन्हें फौरन रामराज बुला लिया जाए। और यहाँ कहानी आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हर एक बिंदु को हमने बहुत बारीकी से समझा, ध्यानपूर्वक समझा। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपने माता पिता का सेवा करते रहिएगा और नियमित रूप से अपने क्लास को तैयार करते रहिएगा और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते रहिएगा। जय हिंद। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा।